नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 23 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है कोल्ड नेबरहुड और ये बताता है कि भारत और नेपाल को अपने डिफरेंसेस को एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो एडिटोरियल डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की इंटरनेशनल रिलेशंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि भारत नेपाल संबंधों के बारे में बात हो रही है इस एडिटोरियल में, तो ये इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस से संबंध रखता है। सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो आज हम बात करेंगे काला पानी विवाद के बारे में, जो कि भारत और नेपाल के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, यानी कि एक सीमा विवाद है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं मानचित्र में कि कौन कौन से एरियाज को लेकर विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। तो मुख्यतः 3 जगहों का नाम आ रहा है इस विवाद में। पहला है लिपुलेख पास, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है काला पानी, जो कि एक वैली है। और तीसरा है लिम्पियाधुरा, जो कि यहाँ है। तो ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है ये एरिया, ये डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और नेपाल के बीच में। और ये आप देख सकते हैं कि ये ट्राई जंक्शन वाला एरिया है, यानी कि 3 देश इस एरिया में मिल रहे हैं। ये भारत है, ये चाइना है और ये नेपाल है। फिलहाल ये जो एरिया है भारत के पास है और ये स्थिति 1962 वॉर के बाद से लगातार बनी हुई है। और आगे हम बात करेंगे एक ट्रीटी के बारे में, जो कि है ट्रीटी ऑफ सुगौली। ये 1816 को नेपाल और उस समय की ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुई थी। और इस ट्रीटी के द्वारा ये बताया गया था कि जो काली नदी है, काली रिवर, ये ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर का काम करेगी इस एरिया में। लेकिन विवाद यहाँ से ही शुरू हुआ है कि ये ट्रीटी 1816 को ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में हुई, लेकिन इसको ब्रिटिश इंडिया ने स्वीकार किया 1860 में। और इस बीच में काफ़ी इसमें बदलाव किए गए। नेपाल को एकोमोडेट करने के लिए उसको तराई क्षेत्र में जो कुछ सहूलियतें चाहिए थी वो दी गई इस ट्रीटी में। लेकिन जितने भी मैप्स और सारी चीज़ें हैं ब्रिटिश इंडिया के टाइम की, उसमें 1816 से 1860 के पीरियड के जो मैप हैं वो तो नेपाल के पक्ष में है, जो नेपाल दावा करता है। लेकिन 1860 के बाद से जो भी मैप्स हैं वो सारे इंडिया के जो क्लेम हैं उसको सपोर्ट करते हैं। और यहाँ 2 चीज़ों से मुख्यतः परेशानी ज़्यादा हुई है। एक तो काली रिवर का जो उद्गम है, यानी कि ओरिजिन है, ये क्लियर नहीं है। भारत मानता है कि काली रिवर का उद्गम लिपू लेक से हो रहा है और नेपाल का मानना है कि काली रिवर का उद्गम लिम्पियाधुरा से हो रहा है। तो यहाँ ये डिफरेंस है भारत और नेपाल के बीच में काली रिवर के उद्गम के बारे में। और नेपाल का मानना है कि लिपू लेक से जो नदी आ रही है या नाला आ रहा है उसका नाम है लिपू खोला। और इस लिपू खोला और लिम्पियाधुरा के बीच में जो हिस्सा है वो एक वैली है जिसका नाम है काला पानी। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि जो भारत और नेपाल के बीच में अभी सीमा विवाद है ये 3 जगहों को लेके है। एक है लिम्पियाधुरा, दूसरा है लिपू लेक और तीसरा है काला पानी। और ये आपस में जुड़े हुए हैं। और एक ट्रीटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ट्रीटी ऑफ सुगौली है और ये 1816 की ट्रीटी है। तो इतनी जानकारी हमें पता होनी चाहिए इस एडिटोरियल को ठीक से समझने के लिए। तो आइए आप देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। एडिटोरियल में बताया गया है कि काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में एक फ्लैश पॉइंट पर पहुंच गया है, यानी कि एक चरम स्तर पर। जो उनके मध्य जो स्पेशल रिलेशंस हैं, यानी कि विशेष संबंध रहे हैं हमेशा से, उसको खतरे में डाल रहा है। और भारत और नेपाल के बीच में संबंध इतने अच्छे और गाढ़े रहे हैं हमेशा से कि दोनों देशों के बीच में ओपन बॉर्डर है, यानी कि नेपाल से भारत में आने के लिए या भारत से नेपाल में जाने के लिए आपको कोई वीज़ा, कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। और इसके पीछे जो ट्रीटी है वो है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो कि भारत और नेपाल के बीच में 1950 में साइन की गई है। और इस ट्रीटी के अंतर्गत 4 चीज़ों को
छूट दी गई है भारत और नेपाल के बीच में कि भारत के नागरिक हों या नेपाल के नागरिक हों, इनको प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए, रेजिडेंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और मूवमेंट के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। और भारत का नागरिक नेपाल में जाके ये सारी चीज़ें कर सकता है और नेपाल का नागरिक भारत में आके ये सारी चीज़ें कर सकता है। और इसको एक एक्रोनिम के जरिए भी आप याद रख सकते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच में प्रेम रहा है। पी से प्रॉपर्टी, आर से रेजिडेंस, ई से एम्प्लॉयमेंट और एम से मूवमेंट, ये सबकी स्वतंत्रता शामिल है। आगे बात हो रही है लिपुलेख दर्रे की, यानी कि लिपुलेख पास। और अभी हाल ही में जो विवाद उभरा है उसके पीछे रही है एक सड़क जो कि 80 किलोमीटर की सड़क है और जिसको बनाया गया है खास तौर से भारतीय तीर्थयात्री जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते थे और इस सड़क के अभाव में लंबी ट्रैकिंग करनी पड़ती थी। तो इसको सुगम बनाने के लिए ये सड़क बना दी गई है और इससे भारत के डिफेंस में भी हेल्प होगी। यानी कि अगर आर्मी के लिए भी कोई सामान रसद वगैरह पहुंचानी है तो उसमें भी सहायता होगी। और नेपाल ने इसका पुरजोर रूप से विरोध किया है कि ये उसकी टेरिटरी से पास हो रही है सड़क, जबकि भारत सरकार का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सड़क बनी है वो बिल्कुल भारत के ही हिस्से के अंदर बनाई गई है। और यहाँ एडिटोरियल भी बताता है कि भारत की अगर बात की जाए तो लिपुलेख पास यानी कि लिपुलेख दर्रा हमेशा से तिब्बत जाने के लिए भारत की ओर से एक मार्ग का हिस्सा रहा है और जिसका उल्लेख चीन के साथ 1954 में किए गए समझौते में भी है। और इसकी पुष्टि 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चीन की यात्रा में गए तो वहाँ भी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों सरकारों ने इशू किया उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि लिपुलेख पास भारत और चीन के बीच में एक ट्रांजिट पॉइंट है। और जब से यानी कि 1981 से चीन ने भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा मार्ग को फिर से खोला 1962 की वॉर के बाद, तब से उसने इस मार्ग का उपयोग तिब्बत जाने के लिए किया है। और अब जो सड़क भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है वो उसी संरेखण का अनुसरण करती है और उल्लेखनीय रूप से दोनों ओर से 3 दिन तक की यात्रा कम हो गई है, यानी कि 3+3 6 दिन से इस यात्रा में कमी आई है। और नेपाल ने इस चीज़ को लेकर काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया है और नेपाल के द्वारा जो कड़ा विरोध किया जा रहा है उसमें सबसे मुख्य भूमिका है वहाँ के प्रधानमंत्री केपी ओली जी की। और इन्होंने काफ़ी उग्र भाषण भी दिए हैं जिसमें कि इन्होंने भारत को एक वायरस की तरीके से कंपेयर किया है और कहा है कि इंडियन वायरस चाइनीज़ वायरस और इटालियन वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। और साथ ही साथ वहाँ के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली द्वारा भारत नेपाल सीमा पर अधिक सैन्य दल नियुक्त करने की धमकी से भारत ने भी नाराजगी व्यक्त की है। तो भारत ने भी इस चीज़ को बहुत हल्के में नहीं लिया है और अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि अगर नेपाल को कोई दिक्कत है भी तो इसको कूटनीतिक तरीकों से सुलझाया जाना चाहिए और ऐसे वक्तव्य नहीं दिए जाने चाहिए। और ख़ास तौर से नेपाल के मंत्रिमंडल द्वारा एक नए राजनीतिक मानचित्र को अपनाया गया है जिसमें न केवल लिपुलेख शामिल है बल्कि उसमें अन्य भारतीय क्षेत्र भी शामिल हैं। और नेपाल द्वारा अंग्रेजों के साथ 1816 की सुगौली संधि को लागू कर शामिल करने का दावा किया गया है, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस नेपाल के कदम को आर्टिफिशियल, यूनिलेटरल और अनएक्सेप्टेबल कहा है, यानी कि इसे वास्तविकता से दूर, एकपक्षीय और अस्वीकार्य बताया है। और ये विवाद तब और अधिक बढ़ गया है जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के द्वारा लगातार काफ़ी उग्र भाषण दिए गए हैं और दूसरी तरफ भारतीय सेना के प्रमुख ने भी ये कहा है कि नेपाल ये सब कर रहा है तो ये चीन के इशारे पे कर रहा है। तो इससे भी नेपाल की गरिमा पर ठेस पहुंची है और नेपाल का रुख और ज़्यादा कड़ा हो गया है। आगे एडिटोरियल बताता है कि सीमा विवाद उन देशों के लिए एक सामान्य बात है जो देश एक प्राचीन इतिहास एवं सीमाएं साझा करते हैं और भारत और नेपाल की बात की जाए तो ये उन पे बिल्कुल लागू होता है। और कालापानी विवाद भी एक ऐसा विवाद है जिसे भारत और नेपाल को कूटनीतिक तरीके से बातचीत करके सुलझाना चाहिए। और ऐसा ही भारत और नेपाल ने 1998 में, जबकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ऐसी बात की गई थी और एक एग्रीमेंट भी किया गया था कि इस तरीके के विवाद को बायलेटरली सुलझाया जाएगा दोनों देशों के बीच में बातचीत के द्वारा। और अभी हाल में ही 2014 में प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला द्वारा इस मामले पर चर्चा के लिए संबंधित विदेश सचिवों को नियुक्त किया गया था
लेकिन तब से इस मामले में कोई भी बैठक नहीं हो पाई है और वो किसी बैठक की तिथि निर्धारित करने में भी असफल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लो प्रायोरिटी भी दर्शाता है भारत की ओर से, खास तौर से कि भारत ने इस मामले को सुलझाने के लिए जितनी पहल की जानी चाहिए थी उतनी नहीं की है। और नेपाल के लिए इस पे थोड़ा सा चिंता व्यक्त करना और रोष जताना स्वाभाविक है। आगे एडिटोरियल बताता है कि भारत ने इस मुद्दे पर अपने पांव वापस खींच लिए हैं और 2 हफ्ते पहले भी जब यह विवाद काठमांडू में एकदम चरम स्तर पर था, तब भी भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया ये थी कि वह महामारी के पश्चात बैठक आयोजित करेगा इस पे बात करने के लिए। तो इन सब से यही पता चलता है कि नेपाल की तरफ से जिस चीज को बहुत ही जरूरी माना जा रहा है, जिसपे नेपाल में काफी आक्रोश है, उसको लेके भारत की तरफ से जो रवैया अपनाया गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। और इस मामले को ओली सरकार ने पिछले नवंबर में भी उठाया था, जबकि भारत सरकार ने नए मैप जारी किए थे जिनकी जरूरत हुई थी जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद। जो नए मैप बनाए गए थे उसमें काला पानी को भारत का ही हिस्सा दिखाया गया था और नेपाल के द्वारा इसका विरोध किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए तो मैप्स की, तो भारत हमेशा से ही मैप में इस हिस्से को भारत का ही हिस्सा दिखाता रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है। और नेपाल भी कम से कम पिछले 150 वर्षों से इन्हीं मैप्स को मानता आ रहा है। और 1980s में ये मामला पहली बार नेपाल में कुछ लोगों ने उठाया था, लेकिन तब नेपाल में मोनार्की थी और जो राजा थे उस समय के, उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर यह मामला 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब उठाया गया और इसमें निर्णय लिया गया कि इसको बातचीत के द्वारा सुलझाया जाएगा। और फिर ये 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुशील कोइराला जी के बीच में भी इस बारे में सहमति हुई कि ये फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे बातचीत से सुलझाया जाएगा। लेकिन अब 2020 में नेपाल सरकार ने जो मैप इशू किए हैं और जिसमें जो भी विवादास्पद हिस्से हैं उनको नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है, तो इससे बात बिगड़ गई है। और आगे एडिटोरियल में ये भी बताया गया है कि नेपाल में अभी जो सरकार है वर्तमान में, वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की है जिसके नेता केपी ओली हैं और उसके अंदर भी संघर्ष चल रहा है लगातार। और इस विवाद को और भड़काकर ओली अपनी पोजीशन को भी स्ट्रांग करना चाह रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी मंशा है इस विवाद को भड़काने के पीछे। और साथ ही साथ यहाँ चाइना फैक्टर से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में भारतीय आर्मी के प्रमुख जनरल नरावने ने बात की। क्योंकि अगर भारत और नेपाल के बीच संबंधों में तनाव आता है तो इसका सीधा फायदा चाइना के पास पहुंचता है। और 2015 में जब नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और भारत के द्वारा उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कुछ विरोध दर्ज किया गया और साथ ही साथ इसके बाद एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी शुरू हुई, जो कि नेपाल का लगातार आरोप लगता रहा कि भारत की शह से हो रही है, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा इससे इनकार किया। लेकिन इन सारी चीज़ों से भारत और नेपाल के संबंधों में एक खटास आई है और इस खटास के चलते इसका सारा फायदा चाइना ने उठाया है। और इसी बीच में जो केपी ओली हैं, जो तब भी नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया है अपने आप को एक राष्ट्रवादी घोषित करने के लिए नेपाल में, और एक इमेज बना ली है उसी प्रकार की। तो इन सारी बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि नेपाल के साथ जो भारत के संबंध हैं उनके महत्व को देखते हुए, और जिसे अक्सर रोटी बेटी के संबंध के रूप में भी देखा जाता है, भारत को इस विवाद को निपटाने में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो भी ऐसे समय में जब भारत पहले से ही कोविड-19 महामारी और लद्दाख एवं सिक्किम के संबंध में चीन से सामना कर रहा है। तो भारत और नेपाल के बीच में संबंध को रोटी बेटी का संबंध भी कहा जाता है, क्योंकि जो तराई वाला एरिया है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से लगा हुआ है, वहाँ लोगों के बीच में काफ़ी परस्पर संबंध हैं और जिसमें शादियाँ भी एक देश से दूसरे देश में होती हैं और उनके संबंध बहुत ही घनिष्ठ हैं। और इसी वजह से ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड वहाँ के मधेसियों के द्वारा किया गया था, इसको भारत में भी काफ़ी समर्थन प्राप्त था लोगों का। जबकि भारत सरकार ने तो इसका खुले रूप से समर्थन नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर भारत के जो निवासी हैं तराई क्षेत्रों के, उनके द्वारा इसका पूरा समर्थन किया गया।
और भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। तो भारत सरकार का ये दायित्व है कि नेपाल के साथ इस मामले को सुलझाए और कोशिश करे कि नेपाल की जो भी चिंताएं हैं, काला पानी और लिपुलेख तक जो भारत ने एक सड़क का निर्माण किया है, इसको डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन और बातचीत के जरिए इस पे सहमति बनाई जाए। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसका फायदा चीन जैसा देश उठा सकता है, जो कि ना भारत के हित में है और ना ही नेपाल के हित में है। तो ये था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो आइए अब देखते हैं भारत और नेपाल के बीच में कहाँ कहाँ सीमा विवाद हैं। तो पहला सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच में है काला पानी को लेकर। और काला पानी, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये एक वैली है और जो अभी भारत सरकार के अधीन है, और ये पिथौरागढ़ का पार्ट है जो कि उत्तराखंड में आता है। और काला पानी उसी मार्ग पे स्थित है जहाँ की कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता है। और भारत ने जो अपने नए पॉलिटिकल मैप इशू किए नवंबर 2019 में, इसमें इसको दिखाया गया कि ये भारत का ही हिस्सा है, जिस पे नेपाल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की कि ये उसका हिस्सा है, जिसे भारत ने गलत रूप से दिखाया है। और यहाँ बात होती है काली रिवर की, जिसको हमने पहले देखा, जो कि भारत और नेपाल की सीमा को डिमार्केट करती है। और यहाँ आपको पता होना चाहिए ट्रीटी ऑफ सुगौली के बारे में, जो कि 1816 में किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में साइन हुई थी एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद, और जिसमें काली रिवर को नेपाल का वेस्टर्न बाउंड्री मान लिया गया था भारत के साथ। लेकिन यहाँ जो मुश्किल की बात वही है कि दिक्कत है काली रिवर के ओरिजिन को लेकर। तो भारत का मानना है कि ये लिपुलेख पास से उद्गम होता है इसका, जबकि नेपाल का मानना है कि ये लिम्पियाधुरा से निकलती है, और इन दोनों के बीच में ही काला पानी एरिया है। दूसरा जो विवाद है भारत और नेपाल के बीच में, वो है सुस्ता को लेकर। सुस्ता जो है ये भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भारत और नेपाल के बीच में, और ये गंडक रिवर के बैंक पे है, जिसको नारायणी नदी कहा जाता है नेपाल में। और यहाँ भी दिक्कत ये है कि गंडक नदी अपना जो रास्ता है वो बदलती रहती है, और इसकी वजह से जो बाउंड्री है उसको निर्धारित करने में दिक्कत आती है। तीसरा जो विवाद का मुद्दा है वो है लिपुलेख दर्रे को लेकर, और इसको लिपुलेख पास भी कहा जाता है, कियांगला भी कहा जाता है। और ये एक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास है, यानी कि एक ऊंचा दर्रा है जो कि वेस्टर्न हिमालयाज में है, और इसकी हाइट है करीब करीब 5334 मीटर या 17,500 फीट। और ये एक इंटरनेशनल माउंटेन पास है इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच। अंत में देखते हैं ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो भारत और नेपाल के बीच में है। और इसमें कहा गया है कि एक रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट होगा भारत और नेपाल के नागरिकों का, कि भारत नेपाल के नागरिकों को अपने नागरिक जैसा व्यवहार करेगा और वैसा ही नेपाल करेगा भारतीय नागरिकों के साथ। और ये किन मामले में होगा? प्रॉपर्टी के मामले में, रेजिडेंस के मामले में, बिजनेस के मामले में और मूवमेंट के मामले में। तो यहाँ एक्रोनिम आपको प्रेम से याद रहेगा कि पी से प्रॉपर्टी, आर से रेजिडेंस, ई से एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस और एम से मूवमेंट। और इसी ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के द्वारा भारत और नेपाल के नागरिकों को वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और वो एक ओपन बॉर्डर में आ जा सकते हैं। और यहाँ नेशनल ट्रीटमेंट होता है भारतीय और नेपाल के व्यवसायों का, और इसी ट्रीटी के अंतर्गत भारत नेपाल को सैन्य सामान भी उपलब्ध कराता है। और यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि जो आर्मी के जनरल होते हैं भारत और नेपाल के आर्मी के, तो भारत और नेपाल के बीच में संबंध इतने अच्छे और मजबूत रहे हैं कि जो आर्मी जनरल होते हैं इंडिया के, उनको नेपाल की आर्मी में भी वही दर्जा दिया जाता है, और नेपाल के आर्मी जनरल को वही दर्जा भारत की आर्मी में दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है काला पानी के बारे में, लिपुलेख के बारे में, लिम्पियाधुरा के बारे में। तो जितने भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस इस एडिटोरियल में सामने आए हैं और वैसे भी न्यूज़ में हैं, चर्चा में हैं, उनको आपको एटलस में देख लेना चाहिए, और उनकी लोकेशन के बारे में आपको बिल्कुल स्पष्टता से पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। और दूसरा ट्रीटी ऑफ सुगौली, जो कि 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के किंगडम के बीच में साइन हुई थी, इसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या डिसाइड हुआ, काली रिवर कैसे बॉर्डर बनी, वगैरह वगैरह। इसके बाद आपको ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो कि 1950 की है
और इसके थ्रू जो ओपन बॉर्डर वाला सिस्टम है भारत और नेपाल के बीच में, इसमें क्या क्या शामिल है, इस पे भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अगर मेंस की बात की जाए तो भारत नेपाल संबंध, इस पे सवाल बन सकता है एकदम डायरेक्ट। दूसरा, भारत नेपाल संबंध में किस तरीके के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। जो सीमा विवाद है, इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि इससे भारत नेपाल संबंधों पे किस तरीके का असर पड़ेगा और भारत को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए ताकि नेपाल चीन के पाले में ना जाए। और चाइना फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत नेपाल के संबंधों में, और नेपाल की भी हमेशा से ये भूमिका रही है कि वो चाइना फैक्टर को बार बार सामने लाता है जब भी भारत को दबाव में लाना हो। और चाइना भी कोशिश करता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हो ताकि उसे एक मौका मिले भारत के जो नेबरहुड में है वहाँ दखल देने का। तो भारत को चाहिए कि वो चीन को इन प्रयासों में असफल करे और अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखे। और इन्हीं सब को देखते हुए क्या चैलेंजेस हैं भारत के पास और उस पर भारत को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो यहाँ जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सवाल आप मेंस में हैंडल करेंगे तो वहाँ आपको जो राय रखनी है वो बैलेंस तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो भारत का जो फॉरेन पॉलिसी नज़रिया है उससे भिन्न नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपको भारत का जो विदेश मंत्रालय का नज़रिया है किसी भी विवाद को लेकर, उसी को रीइंफोर्स करना है, उसी पे बल देना है, ना कि आप कोई अलग से तीसरा विकल्प बताने लगे कि नहीं भारत को नेपाल की सारी बातें मान लेनी चाहिए, इससे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो वो सही नहीं रहेगा यूपीएससी के हिसाब से। आपको वहाँ जो भारतीय विदेश मंत्रालय का नज़रिया है ऐसे मुद्दों पर, उस नज़रिए को फॉलो करना है और उसी के बारे में बताना है। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।